प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हम 9 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम 10वां अध्याय औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विश्व इतिहास में हमने यूरोप के इतिहास को कई चैप्टर्स में पढ़ लिया है। पहले ही अध्याय में मानव की उत्पत्ति किस तरह से हुई उसके बारे में पढ़ा। नगरों का विकास पूरे विश्व को कब कहाँ हुआ उसके बारे में पढ़ा। रोमन साम्राज्य के बारे में विस्तार से पढ़ा है और फिर यूरोपीय इतिहास के बारे में काफी अधिक चर्चा अभी तक के अध्याय में हो चुकी है। आज हम औद्योगिक क्रांति और विशेष तौर से जो औद्योगिक क्रांति है उसका आगमन इंग्लैंड से हुआ, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कैसे आरंभ हुई, उसके पीछे क्या कारण रहे, क्या वहां पर सिचुएशन थी, परिस्थितियां कैसी थी कि इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई। तो अध्याय 10 औद्योगिक क्रांति, इसका पार्ट 1 आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण। यदि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की बात करें कि इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति क्यों आई, उसके पीछे अनेक कारण हैं, जिसका विस्तार से हम एक एक बिंदु के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझने की जरूरत है कि क्रांति होती क्या है, इस क्रांति शब्द का अर्थ क्या है। क्रांति हम उस बदलाव को कहते हैं जो समाज में बहुत कम समय में देखने को मिलता है। हम कृषि क्रांति की भी बात करते हैं, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, या राजनीति के क्षेत्र में फ्रांस क्रांति, रूसी क्रांति, इस तरह की अनेक क्रांतियों के बारे में आपने अभी तक पढ़ा होगा, जानकारी रही होगी। क्रांति का अर्थ अगर हम सरल शब्दों में देखें तो क्रांति एक बदलाव जो बहुत कम समय में हमारे समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था में या राजनीतिक परिदृश्य में बहुत कम समय में यदि कोई बदलाव देखने को मिलता है तो उसे हम क्रांति कहते हैं। इंग्लैंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां 1760 से 1820, 18वीं और 19वीं शताब्दी में लगभग 50 या 60 वर्ष के अंतराल में उद्योगों के क्षेत्र में एक क्रांति सी आई। अर्थात जो पहले माल घरों में बनता था वह अब उद्योगों में बहुत कम समय में बनने लग गया। इसीलिए हम इसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। सरल शब्दों में, बहुत अधिक संख्या में उद्योग इंग्लैंड में स्थापित हुए, जिससे वहां जो पदार्थ थे, वस्तुएं थी, वह बहुत कम समय में अब अच्छी किस्म की बनने लग गई। उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं और यह सबसे पहले इंग्लैंड में देखने को मिली। ये औद्योगिक क्रांति, अनेक प्रकार के वहां पर उद्योग स्थापित हो गए, जहां पर कि सभी मजदूर, कारीगर, बच्चे उन उद्योगों में काम करने लग गए। अनेक प्रकार के उद्योग वहां पर स्थापित हो गए और उसके पीछे जो सबसे मुख्य भूमिका रही वो वहां के सम्राट किंग जॉर्ज तृतीय, इनका विशेष योगदान रहा है, क्योंकि इन्होंने 1760 से 1820 लंबे समय तक वहां पर राज किया, दूरदर्शी थे और इनका ही सबसे बड़ा योगदान रहा है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को लाने में। अब इसके मुख्य कारणों के बारे में हम यहां पर बात करेंगे कि प्रमुख कारण क्या थे। तो सबसे पहली बात है राजनीतिक स्थिरता की। जैसा कि अभी हमने कहा है कि वहां पर किंग जॉर्ज किंग जॉर्ज का शासन रहा था। ये 1760 से लेकर 1820 ईस्वी तक इंग्लैंड के राजा रहे और राजनीतिक स्थिरता वहां पर बनी रही। कोई
उठापटक वाली स्थिति नहीं थी। लगभग 60 वर्षों तक, 59 ईयर्स, 59 वर्ष तक इन्होंने वहां पर राज किया है। और उन्होंने उद्योगों को स्थापित करने के लिए एक माहौल बनाया, एक अनुकूल वातावरण वहां पर बनाया। और उनके जो भी प्रयास थे वह सफल रहे। और इसीलिए इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को लाने में। किंग जॉर्ज तृतीय 1760 से लेकर 1820 ईस्वी तक इंग्लैंड में इन्होंने शासन किया था। दूसरा कारण है शक्तिशाली नौसेना। इंग्लैंड की जो नौसेना की जो शक्ति थी वो सबसे ताकतवर पूरी दुनिया में उस समय थी। क्योंकि अ, समुद्रों के द्वारा नए नए रास्ते खोजना, दूसरे देशों तक व्यापार करना, और जो भूभाग होते थे वहां से व्यापार करते समय कई बार कई तरह के आक्रमण भी होते थे उन दिनों। तो व्यापार करना इतना आसान जमीनी क्षेत्र से नहीं था। इसलिए इन्होंने समुद्र के रास्ते से नए नए देशों के लिए नए रास्ते खोजे। और उन समुद्री रास्तों के द्वारा ये व्यापार दूसरे देशों के साथ भी करने लग गए, और यूरोप में भी अनेक देशों के साथ और देश के अंदर भी ये व्यापार करने लग गए। तो इनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी जिससे कि ये आक्रमणों से भी अपने आप को सुरक्षित रहते थे, और नए व्यापारिक मार्ग भी इन्होंने खोज निकाले थे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, शक्तिशाली नौसेना, जो कि इंग्लैंड की बहुत ही ताकतवर नौसेना उस समय थी। अगली बात है इंग्लैंड के उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब है कॉलोनीज। जो दूसरे देशों में इंग्लैंड ने निवेश किया हुआ था, अपनी कॉलोनियां स्थापित की हुई थी व्यापार के मकसद से, वह पूरे देश, पूरी दुनिया में इंग्लैंड के अनेक उपनिवेश उन दिनों स्थापित हो चुके थे। तो उसके अनेक लाभ थे। एक तो उन देशों से जहां इनके उपनिवेश थे वहां से कच्चा माल बहुत सस्ती दरों में मिल जाता था। इंग्लैंड जैसा कि वहां पर सर्द ऋतु रहती है, और कई पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कपास वगैरह जो कि गर्म शीतोष्ण वायुमंडल में ये उपजते हैं। और इसलिए उन क्षेत्रों से, जैसे भारत भी उनमें से एक था, भारत में उनकी कॉलोनी बन गई थी, उपनिवेश था, और यहां से कपास कच्चे पदार्थ के रूप में इंग्लैंड को मिलता था। और वे अपने कपड़ा उद्योग में उस कपास से वस्त्र बनाते थे। अच्छी किस्म के फैक्ट्री में वस्त्र बनते थे उद्योगों में, और वहां से फिर उन उपनिवेशों में ही उनकी बिक्री भी करते थे। क्योंकि जो जहां भी इनके उपनिवेश थे वहां पर लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक थी, और वहां उसकी खपत आसानी से हो जाती थी। तो दोहरा फायदा इंग्लैंड को हो रहा था इस वजह से कि कच्चा माल भी उपनिवेशों से सस्ते दामों पर मिलता था, और जो वस्तुएं उद्योगों में बन रही होती थी वह उन उपनिवेशों में महंगे दामों पर बेची जाती थी। तो ये दोहरा फायदा इंग्लैंड को इन उपनिवेशों की वजह से हो रहा था। अगली बात है पूंजी की। पैसा, धन। किसी भी काम को करने के लिए धन की आवश्यकता तो होती ही है, और इंग्लैंड उन दिनों एक धनी देशों में आ गया था। उसका कारण यह था कि औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड में कृषि क्रांति आई है। वहां अच्छी फसलें हुई है, अच्छा व्यापार होने लग गया था, जिसकी वजह से इंग्लैंड के लोगों के पास धन आ गया था, पूंजी उनके पास थी। उद्योगों को आरंभ करने के लिए जो जरूरी धन की जरूरत होती है वह उनके पास थी। और इसीलिए धन की उपलब्धता होने के कारण वहां पर जो उद्योग स्थापित होने लग गए, वहां पर कोई भी कठिनाई उन उद्योगों को स्थापित करने में नहीं आई। अगली बात है कृषि क्रांति की। जैसा अभी कहा गया है, औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड में कृषि क्रांति आई थी। सामंतवाद का पतन हो गया था,
वहां पर अच्छी खेती बाड़ी होने लग गई थी, और फसलों का जब उत्पादन बढ़ गया तो व्यापार भी बढ़ गया और लोगों के पास अच्छा धन आने लग गया। और दूसरी बात, बड़े जमींदारों ने छोटे किसानों की जो जमीनें हैं वो अपनी जमीनों के साथ मिला ली। एक वहां पर बाड़ा पद्धति कानून बना था, जिसमें कि जो छोटे किसान हैं उनकी जमीनों को अपनी जमीनों में बड़े जमींदार मिला सकते थे। उसका लाभ बड़े जमींदारों को बहुत हुआ, क्योंकि उनके जो अब लैंड होल्डिंग थी, जो जमीनें थी, वो बहुत विस्तृत हो गई। वहां पर वो नई तरह से कृषि कर सकते थे। कृषि उपकरणों, यंत्रों के माध्यम से वो खेती बाड़ी बड़ी बड़ी जमीनों में अब कर सकते थे। और इस कृषि क्रांति की वजह से फसलें अच्छी होने लग गई, बड़े बड़े जमींदारों के पास अधिक जमीनें होने लग गई। और तीसरी बात कि वहां के जो छोटे किसान थे उनकी जमीनें खत्म हो गई, तो वो शहर में उद्योगों की तरफ उनका पलायन होने लग गया। वो नौकरी की तलाश में, क्योंकि बेरोजगार हो गए थे, तो वो शहर में उद्योगों में एक मजदूर के रूप में काम करना उन्होंने स्वीकार कर दिया। तो ये दोहरे फायदे हो गए। वहां पर जो बड़े जमींदार थे उनकी खेती बाड़ी अच्छी होने लग गई, और जो मजदूर की जरूरत, उद्योगों में लेबर क्लास की जरूरत होती है, वो छोटे किसान उद्योगों में काम करने लग गए। तो इस कृषि क्रांति के बाद उद्योगों को बल मिला है। अगली बात आती है कुशल बैंक व्यवस्था। अब उद्योगों को स्थापित करने के लिए पैसे, धन की जरूरत होती है, और उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए। सामंतों या साहूकारों से पैसा लेना लाभदायक नहीं था, तो वहां पर बैंक स्थापित हो गया था 1694 ईस्वी में, बैंक ऑफ इंग्लैंड। अब ये 17वीं शताब्दी में ही बैंक वहां पर स्थापित हो गया था, और ये एक सेंट्रल बैंक था वहां का। और 1820 आते आते वहां पर 600 से भी अधिक दूसरे स्थानीय बैंक भी स्थापित हो गए थे, और इन बैंकों ने कम ब्याज दरों पर उद्योगों को धन मुहैया करवाया। अर्थात आसानी से अब कम ब्याज में पैसा लोगों को मिलने लगा। उन्होंने उद्योग स्थापित करने आरंभ कर दिए। तो कुशल बैंकिंग जो सिस्टम था वहां पर, उसकी वजह से भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई है। अगली बात है विशाल बाजार की। उद्योगों में जब वस्तुएं बनने लग गई, अच्छा माल तैयार होने लग गया, तो उसको बेचने के लिए एक बाजार की भी जरूरत होती है। इंग्लैंड के पास घरेलू बाजार तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ विदेशी बाजार भी उनके पास था, क्योंकि उपनिवेश, दुनिया के बहुत सारे देशों में उनके उपनिवेश थे, और उनके पास एक विदेशों में भी बाजार उपलब्ध था। और बड़ी आसानी से जो उद्योगों में वस्तुएं बन रही थी, उनको आसानी से इन उपनिवेशिक देशों में उसकी खपत कर सकते थे इंग्लैंड वाले। और इसीलिए उद्योगों में जो भी वहां माल तैयार हो रहा था, वो विदेशों में अच्छे दामों में बिकने लगा। और दूसरी बात, तो वहां कानून नियम भी इस तरह के लाभदायक बनाए गए थे जो कि उद्योगों का समर्थन करते थे। उन्होंने बहुत कम टैक्स लगा रखा था। जो वस्तुओं का आयात निर्यात होता था उस पर बहुत कम चूंगी कर लगा के रखा था, जिससे कि इंग्लैंड की जो वस्तुएं हैं वो अन्य यूरोपीय देशों की वस्तुओं के तुलना में कम कीमत पर मिलती थी। इसलिए इंग्लैंड में जो बनी हुई वस्तुएं थी उसकी पूरी दुनिया में अधिक मांग थी, क्योंकि वह अन्य देशों में बनी हुई वस्तुओं से कम कीमत पर मिलती थी। तो विशाल बाजार होने की वजह से औद्योगिक क्रांति को इंग्लैंड में बल मिला है। एक महत्वपूर्ण बात खनिज पदार्थ की है। उद्योग स्थापित तो करने हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा लोहे की जरूरत पड़ती है, अनेक धातुओं की जरूरत पड़ती है। और धातुओं और लोहे को पिघलाने के लिए या अन्य ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए कोयले की जरूरत होती है।
तो लोहा और कोयला ये बेसिक नीड्स होती है उद्योगों को स्थापित करने के लिए। और ये संयोग की बात है कि इंग्लैंड में ये दोनों भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आज भी उपलब्ध है। वहां लोहे की खानें भी और कोयले की खानें भी जमीन के नीचे से बनता है। इसे स्वयं नहीं बनाया जा सकता है। ये धरती के नीचे लोहा और कोयला जितना उपलब्ध है वो अब किस भूभाग में उपलब्ध होता है वो उस पर निर्भर करता है, उस भूभाग पर ही। तो इंग्लैंड के जो जमीन है उसके अंदर लोहा और कोयला आज भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी आवश्यकता उद्योगों में होती थी। इसलिए उन्हें कहीं और नहीं जाने पड़ा, बल्कि नजदीक में वहीं पर लोहा कोयला प्राप्त हो गया और ये उद्योगों को स्थापित करने के लिए सहायक सिद्ध हुआ। अगली बात आती है संसद द्वारा प्रयास। अगर हमने कोई भी योजना तैयार करनी है, उसका कार्यान्वयन करना है, तो उसके लिए सरकार के जो कानून नियम हैं, देश के जो कानून हैं, वह भी सहायक होने चाहिए। अब इंग्लैंड में जो वहां पर लॉ मेकर्स थे, जो कि संसद सदस्य थे इंग्लैंड की ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो ज्यादातर उद्योगपति स्वयं थे। उन्होंने उद्योग लगा रखे थे या फिर उद्योगों में निवेश कर रखा था या व्यापार में उन्होंने पैसा लगा के रखा था। तो उन्होंने देश के लिए ऐसे कानून बनाए जो कि उद्योगों के लिए सहायक सिद्ध होते थे और इस वजह से वहां के उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। और इसके अलावा जहां पर भी इंडस्ट्रियल एरिया होते थे, जिन क्षेत्रों में उद्योग लग रहे होते थे, वहां उन्होंने सड़कें बनवाई, नहरें बनवाई और नए नए बाजार, जहां पर कि माल, तैयार माल को बेचा जा सके, उसके लिए नए बाजार बनाने के लिए उन्होंने ऐसे कानून संसद में बनाए जो कि औद्योगिक क्रांति के लिए हेल्पफुल थे। अगली बात आती है वैज्ञानिक उन्नति की, क्योंकि विज्ञान के बिना उद्योग संभव ही नहीं थे। उद्योगों में कई तरह की मशीनें, उनकी जरूरत होती है। दूर संचार, टेलीफोन ग्राहम बेल ने उस समय इन्वेंशन कर दी थी। और इसके साथ ही व्यापार करने के लिए यातायात के नए नए तरीके होने चाहिए और इन सब के लिए वैज्ञानिक जो अनुसंधान है उसकी जरूरत होती है। और 17वीं और 18वीं शताब्दी में विज्ञान ने बहुत अधिक उन्नति कर दी थी। नए नए आविष्कार उस समय हो गए थे और अधिकतर जो आविष्कार है वह उन दिनों इंग्लैंड में ही हुए थे, जो कि सहायक सिद्ध हुए नई मशीनों को बनाने में, नए कारखाने लगाने में और नए उद्योगों को स्थापित करने में। तो वैज्ञानिक उन्नति जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुई, उसकी बहुत मदद मिली थी इन उद्योगों को स्थापित करने में। तो ये मुख्य कारण रहे हैं जो इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ये 18वीं और 19वीं शताब्दी में आई थी। 1760 से 1820 के मध्य वहां पर ये औद्योगिक क्रांति आई और उसके लिए विशेष तौर से ये जो अभी हमने मुख्य कारण पढ़े हैं, वहां पर राजनीतिक स्थिरता थी, वहां पर शांति थी, वहाँ की जो नौसेना है इंग्लैंड की बहुत शक्तिशाली थी, उनके पास उपनिवेश थे, बाजार थे दूसरे देशों में, उनके पास धन था, कृषि क्रांति की वजह से उनके पास पैसा था, उनके पास बैंकिंग सिस्टम था और उनके पास लोहा और कोयला उपलब्ध था। और साथ में संसद के द्वारा भी ऐसे प्रयास किए गए, ऐसे कानून नियम बनाए गए जो औद्योगिक क्रांति को लाने में सहायक सिद्ध हुए। और उससे भी बड़ी बात, वैज्ञानिक उन्नति उस समय में हुई जो कि उद्योगों को लगाने में सहायक सिद्ध हुई। तो ये मुख्य कारण आज हमने पढ़े हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहो, ये नोट्स यहाँ पर आप इनके लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, जो भी हमने 10 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो आप
कॉपी में लिख दीजिए उन 10 के 10 बिंदुओं को और उसको अच्छी तरह से याद करिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंत में बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के आज सीईओ है, पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्तियों में, सबसे धनी व्यक्तियों में, और एक दार्शनिक भी है। इनकी बात, इनकी चैरिटी पूरी दुनिया में आज मानी जाती है। इनकी बात को का एक वजन रहता है। और उन्होंने औद्योगिक क्रांति के बारे में उस समय कहा था कि इफ यू गो बैक टू 1800 एवरीबडी वाज पुअर। अगर आप 1800 में वापस जाएं तो उस समय सभी लोग ज्यादातर गरीब थे। आई मीन एवरीबॉडी। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किक्ड इन एंड ए लॉट ऑफ कंट्रीज बेनिफिटेड। मेरा मतलब है कि सभी, उस समय लगभग सभी देश गरीब थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति आई और लगभग सभी देशों को इसका लाभ हुआ। बट बाय नो मीन्स एवरीवन। लेकिन सभी को नहीं। अर्थात विश्व के सभी देश इस औद्योगिक क्रांति से लाभान्वित हुए, लेकिन एवरीवन नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं इस औद्योगिक क्रांति की वजह से पिसे भी हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, जिनको नुकसान भी हुआ है। उसके बारे में हम आने वाले भाग में, इसी चैप्टर में आने वाले भाग में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।